नमस्कार, रफ शीट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो आप मानेंगे नहीं, करीब करीब 1000 साल लंबी है। और कमाल की बात यह है कि इस कहानी के दो हिस्से हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के वैदिक युग की। अब देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना एक बहुत ही मजेदार सवाल छिपा है। सवाल ये कि आखिर कैसे कुछ घुमंतू कवि और मवेशी चराने वाले लोग मिलकर एक पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रख सकते हैं। है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त में जब हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े बड़े शहर थे वो धीरे धीरे गुमनामी में खो रहे थे। और ठीक उसी दौरान भारत की उत्तर पश्चिमी सरजमीन पर एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जा रहा था। यहाँ एंट्री होती है इंडो आर्यन लोगों की और उनके आने के साथ ही एक नए दौर की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इस दौर के बारे में पता कैसे चलता है। तो इसकी चाबी है वेद। ये जो शब्द है वेद, ये संस्कृत के विद से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना या नॉलेज। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वेद उस जमाने के गूगल या विकिपीडिया जैसे थे। इन्हीं से हमें उस वक्त के लोगों की जिंदगी की एक कमाल की झलक मिलती है। और ये सारा ज्ञान हमें मिलता है 4 खास किताबों में। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है और हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, उसके लिए हमारा मेन गाइड यही है। फिर आता है सामवेद, इसमें है धुनें और मंत्र। उसके बाद है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ वगैरह कैसे करने हैं उसके नियम हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, ये थोड़ा अलग है, इसमें जादू टोने और आम जिंदगी से जुड़े मंत्र वगैरह मिलते हैं। तो ठीक है, अब सीधा कहानी के पहले भाग में गोता लगाते हैं। ये है प्रारंभिक वैदिक काल। और ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जानवरों, खासकर गायों के आसपास ही घूमती थी। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जहां आपकी अमीरी इस बात से नहीं तय होती कि आपके पास कितना सोना है या कितनी जमीन है, बल्कि इस बात से कि आपके पास कितनी गायें हैं। जी हाँ, यही हकीकत थी उस दौर की। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना बड़ा आदमी। कमाल की बात तो यह है कि उस जमाने की लड़ाइयां भी गविष्टि कहलाती थीं, जिसका मतलब ही था गायों की तलाश। और देखिए, ऋग्वेद का एक श्लोक हमें उस समाज की कितनी प्यारी तस्वीर दिखाता है। उसमें लिखा है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। सोचिए, इसका मतलब यह है कि समाज कितना खुला हुआ था। आपका काम आपके जन्म से तय नहीं होता था। एक ही घर में लोग अपनी अपनी पसंद से अलग अलग काम कर सकते थे। कितना मॉडर्न लगता है ना ये सुनने में। तो उस वक्त का समाज कैसा था? दरअसल वो कबीलों में बटा हुआ था। इसे आप आज के दौर की एक छोटी सी डेमोक्रेसी जैसा समझ सकते हैं। कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन कहते थे और उसे लोग मिलकर चुनते थे। और ऐसा भी नहीं था कि राजन जो चाहे वो कर ले। नहीं, उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति जैसी असेंबली होती थी, बिल्कुल पंचायत की तरह। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सभाओं में सबकी सुनी जाती थी, यहाँ तक कि औरतों की भी। तो लगभग 500 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लोग खुश थे, समाज खुला हुआ था। लेकिन फिर करीब 1000 ईसा पूर्व में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने इतिहास का पूरा नक्शा ही पलट दिया। और वो थी लोहे की खोज, यानी आयरन रेवोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मेटल, और इस एक मेटल ने सचमुच सब कुछ बदल डाला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस लोहे में ऐसा क्या था। देखिए, इससे पहले तक लोग तांबा और कांसा इस्तेमाल करते थे। ये धातुएं थोड़ी नरम होती हैं। इनसे गंगा के किनारे जो घने जंगल थे ना, उन्हें काटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लोहा लोहा बहुत मजबूत था। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों ने देखते ही देखते जंगल साफ कर दिए और लोहे के हल ने पथरीली जमीन को भी खेती के लायक बना दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और बिल्कुल अलग हिस्सा शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे पूरी तरह से लोहे ने गढ़ा था। अब इन दोनों जमानों में जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। देखिए, जहां पहले गाय दौलत थी, अब जमीन दौलत बन गई। जहां पहले सब बराबर थे, अब समाज वर्ण व्यवस्था की सीढ़ियों में बट गया। और जो मुखिया पहले चुना जाता था, अब वो एक राजा बन गया और उसका बेटा ही अगला राजा बनता था। मतलब पूरा सिस्टम ही बदल गया।
तो ये वर्ण व्यवस्था क्या थी? समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और ज्ञान का काम करते थे। फिर क्षत्रिय, जो राजा और सैनिक थे। उसके बाद वैश्य, जो खेती और व्यापार संभालते थे। और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। ये जो बदलाव था ना, ये उस पुराने खुले समाज से बहुत अलग और कहीं ज्यादा सख्त था। और देखिए, जब समाज बदलता है तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है? वो भी बदल गई। अब छोटे छोटे कबीलों का दौर खत्म हो रहा था और बड़े बड़े राज्यों की शुरुआत हो रही थी। इसे ऐसे समझिए, पहले वाला जो राजन था वो अपने लोगों का लीडर था, जिसे लोगों ने चुना था, और उसकी ताकत पर सभा का कंट्रोल था। लेकिन अब का जो राजा था वो खानदानी था, मतलब राजा का बेटा राजा। वो एक बड़े इलाके पर राज करता था और उसकी ताकत आती थी बड़े बड़े यज्ञों से और लोगों से टैक्स वसूलने से। तो कुल मिलाकर ये थी करीब 900 सालों की एक लंबी यात्रा। 1500 ईसा पूर्व में एक घुमंतू पशु चराने वाले समाज से कहानी शुरू हुई। फिर 1000 ईसा पूर्व में लोहे की क्रांति आई, जिसने इसे एक खेती-बाड़ी वाले समाज में बदल दिया। और आखिर में 600 ईसा पूर्व आते आते यही समाज भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्यों, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, की बुनियाद बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हजारों साल पहले हुए बस एक छोटे से टेक्नोलॉजिकल चेंज का नतीजा है? कैसे बस एक खोज, एक आविष्कार पूरे समाज को, राजनीति को और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही दूसरे रोचक विषयों के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।